नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आखिरकार कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म कर दिया कि राहुल गांधी किस सीट को रिप्रेजेंट करेंगे। 4 जून को रिजल्ट आए थे, वायनाड रायबरेली दोनों जगहों से राहुल जीते थे और नियमों के अनुसार 14 दिन के अंदर उनको यह बताना था कि कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी सीट वो छोड़ेंगे। तो वायनाड छोड़ने की उन्होंने घोषणा की। इसके पहले वो वायनाड गए थे, वायनाड में बातें की थी, ये भी कहा था कि यह निर्णय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं रायबरेली अपने पास रखूं या वायनाड रखूं। रायबरेली से वो पहली बार सांसद हुए हैं, वायनाड से दूसरी बार सांसद हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और घोषणा की कांग्रेस ने कि रायबरेली सीट पर तो राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन वायनाड की जो सीट है वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी लंबे समय से राजनीति में है, अब तो काफी टाइम हो गया उनको। तकरीबन शुरुआत उन्होंने 2004 में की थी, जब वो अमेठी गई थी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने। उसके बाद मां और भाई की सीट पर वो लगातार चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रचार, ये सारा कुछ देखती रही हैं। 2019 में 23 जनवरी 2019 को कहा जा सकता है कि उनका औपचारिक पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है, जब यूपी की जिम्मेदारी उनको दी गई। वहां पर विधानसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। हालांकि बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला जो उनका नारा था और जबरदस्त जो प्रचार था, उससे भीड़ तो बहुत आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के रिजल्ट्स पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, वोट परसेंटेज भी बहुत कम हो गया कांग्रेस का। उसके बाद यह कहा गया कि यूपी में रहेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी यूपी में दोबारा उसके बाद नहीं गई इस चुनाव के पहले तक, और वहां कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया, बाकी सारा कुछ हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी ने उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाई जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले दिखाई थी। हो सकता है ये निराशा हो कि इतनी मेहनत के बाद भी 2 सीट मिली उनको। लेकिन हिमाचल में जब वो गई, हिमाचल के चुनाव प्रचार का उनको जिम्मा सौंपा गया, तो हिमाचल में उन्होंने शानदार चुनाव प्रचार किया और बहुत दिनों बाद कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आई। ये सारी चीजें आप जानते हैं, इन सारी चीजों में बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका की बड़ी खूबी जो है वो खूबी है उनका भाषण। राहुल गांधी के जो भाषण होते हैं वो इंटेलेक्चुअल भाषण ज्यादा लगते हैं, गंभीर मुद्दों को उठाते हैं, डिस्कस करते हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने पंचेज भी बहुत मारे, मजे भी बहुत लिए, कहीं पानी अपने सर के ऊपर डाल लिया, कभी कहीं कोई कमेंट कर दिया, लेकिन ओवरऑल उनका जो पूरा लुक है वो इंटेलेक्चुअल वाला लुक है। भाषण भी वो इमोशनल प्लेन पे बहुत कम देते हैं, जैसे दादी या पिता के बलिदान की बात वो बहुत कम करते हैं, इस तरह की बातें वो कम करते हैं, सीधे सीधे मुद्दों पे बात करते हैं। जबकि प्रियंका गांधी के भाषण का जो पूरा खेल है वो इमोशनल मुद्दों पे होता है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। अमेठी का एक चुनाव था, मेरे ख्याल से 1999 का वो चुनाव था। कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ खड़े थे अरुण नेहरू। अरुण नेहरू किसी जमाने में राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे थे, फिर वीपी सिंह के साथ अलग हो गए और परिवार के साथ उनका रिश्ता उसके बाद कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। माना यह जा रहा था कि अरुण नेहरू वो सीट आराम से जीत ले जाएंगे और कैप्टन सतीश शर्मा दूसरे नंबर पर भी मुश्किल से आएंगे, शायद तीसरे और चौथे नंबर पर रहें वो। उस समय कुल मिला के 17-18 साल की रही होंगी प्रियंका गांधी। उस समय वो गई प्रचार करने के लिए अमेठी में, और चुनाव में वोटिंग जिस दिन होनी थी उसके 3 दिन पहले उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण का एक हिस्सा सुन लीजिए। ये इंदिरा जी की कर्मभूमि है, भारत की उस बेटी की कर्मभूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, वो भारत की करोड़ों जनता की मां समान थी। वो उस परिवार की सदस्य थी जिसने आपको काम करके दिखाया, जिसने विकास करके दिखाया, जिसके दिल में भारत की जनता के लिए दर्द है, दर्द था और हमेशा रहेगा। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपकी तरफ निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता।
कीजिए। तो ये इमोशनल अपील थी जिसमें उन्होंने अरुण नेहरू का नाम लिए बिना कहा कि हमारे परिवार को धोखा देने वाले को आप चुन कैसे सकते हैं, वो इस एरिया में घुस कैसे आया। पूरा इमोशनल जितना कुछ हो सकता है, जो जनता से सीधे कनेक्ट करता है, वो वाली भाषा थी। और इसके बाद रिजल्ट ये रहा कि कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते, वो तो एक बात है। अरुण नेहरू जिनके जीतने की बात की जा रही थी, वो चौथे नंबर पर चले गए, तीसरे भी नहीं, सीधे चौथे नंबर पर चले गए। और दरअसल इस एक भाषण ने अरुण नेहरू का पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो वक्ता बहुत शानदार हैं प्रियंका गांधी। शक्लो सूरत जो उनकी है, जिस तरह से वो ड्रेसिंग करती हैं, वो इंदिरा गांधी की याद दिलाती है बहुत सारी जगहों पर जब वो भाषण देती हैं। खासतौर पे साउथ में तो उनको देखकर लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी की याद आती है और जनता से बड़े आसानी से हिल मिल जाती हैं। तो प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का असर एक तो हुआ कि कांग्रेस के प्रचार का एक पूरा तरीका बदला, और लोकसभा में आने का उससे बड़ा असर होने वाला है। लोकसभा के अंदर उनके भाषण, मैं अभी से कह रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिए, वायरल होने वाले हैं। जिस भाषा में वो भाषण देती हैं, दूसरी बात की हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। ज्यादातर जो लोग हैं कांग्रेस के, कई सारे सीनियर नेता ऐसे हैं जो मूलतः अंग्रेजी बोलते हैं, कभी कभार हिंदी बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर हिंदी बोलते हैं। और उत्तर भारत से जिस तरह से कांग्रेस साफ हुई थी, उससे यह हुआ था कि हिंदी में संसद के अंदर धारा प्रवाह बोलने वाले लोगों की एक कमी हो गई थी। प्रियंका उस कमी को भी भरेंगी। और मजेदार बात यह है कि शायद यही वजह है कि राइट विंग पूरा बिलबिलाया हुआ है। अमित मालवीय ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड के लोगों को धोखा दे दिया। अब कोई अमित मालवीय को याद दिला दे कि 2014 में नरेंद्र मोदी वडोदरा से भी चुनाव लड़े थे, बड़ौदा जिसको कहते हैं, वहां से भी चुनाव लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे। दोनों जगह से जीत गए थे। बड़ौदा उनका गृह प्रदेश था, गुजरात का, और बनारस से वो लड़े थे। दोनों जगहों से जीतने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो बनारस की सीट रखेंगे और बड़ौदा छोड़ दिया था। तो क्या इसको बड़ौदा से धोखा कहा जाए? आचार्य प्रमोद, अब उसको आचार्य कहने में मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उसको मैं आचार्य क्या कहूं, वो कहीं से आचार्य नहीं है, वो प्रमोद है, बस धंधेबाज है एक नंबर का। कांग्रेस में था तो हमेशा गंदगी फैलाता रहता था, खुद को प्रियंका के बहुत नजदीक मानता था वो, और उसके बाद फाइनली जब से कांग्रेस से निकाल दिया गया, वो लगातार घटिया बातें कर रहा है। उसने कहा कि अगर कांग्रेस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता, तो किसी हिंदू वोटों पर कॉन्फिडेंस होता, तो उनको वायनाड से नहीं लड़ाया जाता। भैया कौन से हिंदू वोट की बात कर रहे हो, तुम तो बड़े आचार्य बनते हो। लखनऊ से चुनाव लड़े थे, तुम्हारी जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस के टिकट पर, तुमको याद होगा। अयोध्या की सीट, जो अयोध्या फैजाबाद की सीट है, वहां से तुम्हारा कैंडिडेट हार गया, तुमको अच्छी तरह से पता है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर तुम्हारे कैंडिडेट हारे हैं, चित्रकूट में जो हारे हैं, वो तो सब हिंदू इलाका ही था, वहां कैसे हार गए, कैसे सपा और कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई। बनारस में मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोट पे कैसे रह गए, और सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि 1.5 लाख वोट से भी जीते हैं या जिताया गया है। राजनाथ सिंह 60,000 वोट पे कैसे रह गए लखनऊ से, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये हिंदू की जो बात करते हैं, ये तो एक नंबर की बकवास बात है। वायनाड जो है केरला के अंदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने राहुल गांधी को पिछले चुनाव में राहत दी थी जब वो अमेठी से हार गए थे। लेकिन इससे ज्यादा महत्व और भी है केरला के अंदर रहने के प्रियंका गांधी का। केरला से आप जानते हैं पिछली बार भी लोकसभा की सारी सीटें जीतकर कांग्रेस आई, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस हार गई, क्योंकि जो वहां की प्रदेश पार्टी जो नेतृत्व है, उसके अंदर अपनी टूट फूट, अपनी लड़ाइयां जो कांग्रेस में होती ही रहती हैं, वो हैं। दूसरा, दक्षिण भारत में कांग्रेस का प्रभाव पिछले दिनों में काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है। केरला में तो उसकी सीटें आती ही हैं, तमिलनाडु में उसका गठबंधन है, इस बार काफी अच्छी सीटें आई हैं। कर्नाटका में लोकसभा से तो 9 ही सीट आई, लेकिन वहां पर अपनी सरकार है। इसके अलावा भी साउथ के जो दूसरे स्टेट्स हैं, वहां पर कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही है। अब ऐसे में वायनाड में राहुल गांधी के होने से एक ये फायदा था कि राहुल गांधी चूंकि राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनका अपने तरीके का असर पूरे साउथ में पड़ता था, और साउथ में वो जहां भी गए वहां उनको बहुत अच्छी वेलकम मिली। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाला तो भी उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, जबरदस्त भीड़ आई। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट मिला है, इसको राहुल गांधी और कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि वायनाड से किसी लोकल बंदे की जगह प्रियंका गांधी को चुना गया है नंबर 1।
दूसरी बात, कल जो उन्होंने मीडिया से कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया से उन्होंने ये कहा कि ये समझिए कि दोनों सीटों पर दो दो रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, यानी प्रियंका गांधी रायबरेली भी लगातार रहेंगी और राहुल गांधी जो है वो वायनाड भी लगातार जाते रहेंगे। अब इसका फायदा यह होगा कि उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस को विस्तार करने में मदद मिलेगी, नंबर 1। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रायबरेली की सीट राहुल गांधी ने क्यों रखी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 चुनावों के बाद कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। 6 सीटें आई हैं और कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत क्लोज फाइट में थे, एकदम एक समय लग रहा था कि जीत जाएंगे, आखिरी में कुछ वोटों से इधर उधर हो गया। तो कांग्रेस का एक असर जो है वहां पर हुआ है। लेकिन इससे यह समझ लेना कि कांग्रेस की बड़ी अच्छी कंडीशन हो गई है वहां पर, बिल्कुल गलत होगा। नए अध्यक्ष वहां अजय राय बने हैं, बनारस में उन्होंने शानदार चुनौती दी, मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने यात्रा निकाली, लेकिन अभी भी पार्टी का ढांचा बहुत कमजोर है। पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की, बूथ पर काम करने वालों की बेहद कमी है। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था तो उस गठबंधन के चलते उनको फायदा मिला, लेकिन अभी कांग्रेस को वहां बहुत मजबूत होने की जरूरत है। ऐसे में अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़कर चले जाते तो उत्तर प्रदेश में एक निगेटिव संदेश जाता। अब चूंकि वो रायबरेली से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, तो उसका एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और कांग्रेस मेरे ख्याल से कोशिश यही करेगी कि अगले चुनाव के पहले, कम से कम अगले विधानसभा चुनाव के पहले, कम से कम अपनी कंडीशन वहां पर ठीक ठाक कर ले, वहां पर कार्यकर्ता बढ़ा ले, अपना संगठन मजबूत कर ले। क्योंकि देखिए, चुनाव हो गया, सारा शोर हो गया, चलिए 100-100 सीट आपकी आ गई, 101 सीट के आसपास हो गई 2 और लोगों के समर्थन से। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे और सारे बहुत सारे स्टेट हो, बिहार हो, इन जगहों पर आपका संगठन बेहद कमजोर है। और जब तक संगठन नहीं मजबूत होगा तब तक ये जीत एक फ्लूक साबित हो सकती है। अगली बार रिवर्सल्स हो सकते हैं। अगर गठबंधन नहीं हो पाए तो रिवर्सल्स हो सकते हैं। गठबंधन में भी आप तभी ठीक से सफलता पा पाएंगे जब आपके पास अपना मजबूत संगठन होगा। जब आपका अपना मजबूत संगठन होगा, जब आपका असर होगा, तो आप ज्यादा सीटें मांग पाएंगे, गठबंधन में ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। और जब तक 200-250 सीटें नहीं आती हैं, सरकार बनाने के बारे में सोचना मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव बात होगी। 272 का बहुमत है तो कम से कम 250 सीटें आ जाए, तभी ये सोचना चाहिए कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। या अगर आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम 200 सीटें आ जाएं, तभी आप चुनाव जीतने की स्थिति में, सरकार बनाने की स्थिति में कहे जाएंगे। 100-101 सीटें इस मामले में ठीक है कि पिछली बार से आपने डबल कर लिया, लेकिन अभी बहुत लड़ाई की जरूरत है। और इसी लड़ाई की जरूरत के चलते मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को संसद के अंदर लाया गया है। और इस बार संसद बहुत मजेदार रहने वाली है। इस बार जो लोकसभा है वो पिछली लोकसभा की तरह नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भरे हुए हैं, बैठ के तालियां बजा रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, संसद के अंदर महुआ मोइत्रा भी होंगी और प्रियंका गांधी भी होंगी। आप कल्पना करके देखिए कि संसद के अंदर राहुल गांधी भी होंगे और अखिलेश यादव भी होंगे। आप कल्पना करके देखिए कि एक तरफ अगर 300 के आसपास लोग हैं, एनडीए की बात मैं कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ इंडिया के भी 200 से अधिक सांसद होंगे। तो जिस तरह के बिल लाने की प्लानिंग, जिस तरह से सबको सस्पेंड करके कुछ भी कराने की प्लानिंग पिछली बार चली है, इस बार वो इतनी आसान नहीं होगी। और आखिरी बात वही कि प्रियंका जब संसद के अंदर होंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की आवाज हिंदी में बहुत तेजी के साथ गूंजने वाली है, जिसको न्यूज चैनल्स भी बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उनको भी दिखाना पड़ेगा। तो कांग्रेस का जो परसेप्शन बनाने का खेल है उसमें प्रियंका गांधी के अंदर रहने से बहुत मदद मिलेगी। बल्कि मैं ये कहूंगा अभी तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन चुनना पड़ेगा, किसी को भी चुने। राहुल गांधी को लोग चाहते हैं एलओपी बने, अब वो बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन अगर संभव हो तो प्रियंका गांधी जब संसद में आ जाएं, अगर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाए और वो वाला टाइम उनको बोलने के लिए मिले, तो मैं आपको बहुत साफ
बता रहा हूं कि संसद के अंदर मोदी जी भी परेशान रहेंगे प्रियंका गांधी के भाषण के बाद, जब उनको भाषण देना होगा, क्योंकि प्रियंका अधीर रंजन चौधरी की तरह भाषण नहीं देंगी। प्रियंका गांधी की तरह भाषण देंगी। एक तो गांधी परिवार के होने से अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, कांग्रेस में अलग लेवल का सपोर्ट आपको मिलता ही है। दूसरा, इतने सालों में लगातार चुनाव प्रचार करके, चुनाव प्रबंधन करके जनता से जुड़ने वाली भाषा बोलनी प्रियंका गांधी ने बहुत कायदे से सीख ली है और उसका लंबा असर होने वाला है। तो अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जुलाई से नया कानून आ रहा है, नई न्याय संहिता आ रही है, जिस पर जल्दी ही एक वीडियो लेकर मैं आऊंगा। कितनी ज़्यादा खतरनाक है वो। इसके अलावा भी बहुत सारे बिल पास कराने की कोशिश होगी। एक बिल तो वो लोग ये भी चाहते हैं कि हम जैसे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर आकर बोलते हैं उनकी ज़बान कैसे सिली जाए, कैसे उनको बंद किया जाए। प्रियंका गांधी और कांग्रेस और विपक्ष से यही उम्मीद होगी कि इन बिलों पर न केवल जम के बहस करें, बल्कि एनडीए के पार्टनर से भी बात करके ऐसे ड्रैकोनियन बिल्स को पास ना होने दें। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, जो होगा जैसा होगा, हम तो जब तक आवाज है, जब तक हमारे मुंह पर ताला नहीं लगाया गया है, तब तक लगातार सच बोलते रहेंगे। आपका सपोर्ट मिलेगा तो यह सच और मजबूती से गूंजेगा। आपका सपोर्ट इसीलिए तो जरूरी है कि कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर हम सच बोल सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।